रे ऑफ पॉजिटिविटी। बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था। मेरे घर पे अगर कोई सपोर्टिव है तो सबसे पहले मैं अपनी माता जी का, मम्मी का नाम लेना चाहूँगा। मैं मुंबई गया था 2020 अगस्त में, जब आपका लॉकडाउन चल रहा था। जितना कि आनंद जी, मैंने इस इंडस्ट्री को करीब से देखा है, तो कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म की बात सच है। यहाँ तो आना हुआ है, घर जाना हुआ है, पिताजी से बात हुई आपकी? ये सब काफ़ी इमोशनल हो गया मुझे देख के कि लाइक मैं इतने टाइम बाद आया हूँ घर, लेकिन इतना काम करने के बावजूद कहीं ना कहीं फादर का आज भी सपोर्ट नहीं था। अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, ये आग कब आपके अंदर आई? उसने लाइक दोस्ती के उस लेवल पे जाके मुझे चीट किया। चीट इन द सेंस, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तो उस ट्रस्ट के टूटने से मुझे शायद इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना धक्का लगा कि सबसे पहले मेरे अंदर आग जो आई वो यही आई कि ठीक है, अब तो इतना बड़ा एक्टर बनना है कि ये देखे कि इसने क्या चीज़ खोई। गुमशुदा दिल से तब मुलाकात होगी, मेरे सपनों से जब बात होगी। जी हाँ, ये वो पंक्तियां हैं जो बिल्कुल फिट बैठती हैं हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान में, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, और ना सिर्फ बॉलीवुड एक्टर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वो लगातार धमाल मचा रहे हैं। कारण है, कभी वो गुमशुदा हुए थे अपने सपनों से, लेकिन एक बार फिर से उठे और आज अपने सपनों की सफलता की सीढ़ियों को लगातार चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। बात सपनों की होगी, संघर्षों की भी होगी, और बात बॉलीवुड की आपकी जर्नी की भी होगी। लेकिन चूंकि इस वक्त आप लखनऊ में हैं और एक शूटिंग के सिलसिले में बहुत कम समय के लिए, ज़रूर सही, आपने समय निकाला हमारे इस खास कार्यक्रम में के लिए, तो सबसे पहले मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो भोजपुरी फिल्म आपकी जिसकी शूटिंग चल रही है उस पर चर्चा हम आगे करेंगे। बात हम दरअसल भोजपुरी सिनेमा से शुरू करते हैं हमारी इस परिचर्चा की। भोजपुरी सिनेमा, जिसे कहा जाता है कि एक समय में वो एक क्षेत्रीय भाषा थी, एक समय उसे सिर्फ भाषा समझा जाता था, लेकिन कमर्शियल रूप से भोजपुरी सिनेमा ने अपनी पैठ बनाई। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो सिनेमा को वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है बुजुर्गों के बीच में, युवाओं के बीच में। आज भी भोजपुरी गाने हों, एकदम फिट बैठते हैं। आज भी डांस नंबर की बात होती है तो भोजपुरी गानों की बात होती है। तो भोजपुरी सिनेमा को आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या उसका स्तर वाकई में अभी उस लेवल का नहीं है कि चार लोग कह सकें कि नहीं, वाकई में भोजपुरी इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट? ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से रिलेट करना चाहूँगा कि लाइक आप जैसा कि देख सकते हैं कि पिछले दिनों में भोजपुरी का लेवल कुछ और था और आज कुछ और है। उसकी एक वजह है। आप पहले टाइम में देखें तो जो दिनेश लाल यादव जी या मनोज तिवारी जी की जो भी मूवीज़ होती थी, उनका कहीं ना कहीं ऑडियंस के प्रति, ऑडियंस का इनके प्रति इंटरेस्ट काफ़ी कम होता था। वो कहीं ना कहीं भोजपुरी मूवीज़ को ना देखने के बजाय या उनको देखने से ज़्यादा बेहतर बॉलीवुड या कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री की तरफ रुख मोड़ते थे। उन्हें शायद ज़्यादा इंटरेस्ट आता था उन सब में, भोजपुरी की तरफ उतना कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था या उस मज़े से नहीं देखा जाता था भोजपुरी इंडस्ट्री को। क्योंकि ये ऐसी बात है कि शायद आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई हो, लेकिन जो उस समय का दौर था और जो आज समय का दौर है, आप देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने कितनी तरक्की की है। तो ये आने वाले दिनों में एश्योर हूँ मैं कि लाइक ये आने वाले दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री का भी लेवल आपके बॉलीवुड जितना ही हाई होगा। जैसा कि आपके बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री में आप देखते होंगे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है एंट्री के लिए, ऐसे किसी को भी रोल नहीं मिलता, काफ़ी स्ट्रगल होता है स्ट्रगलर्स की लाइफ में। और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं अब ये चीज़ होने लगी है। जैसे मैंने भी जब शुरुआत की, मेरी पहली मूवी जो आई 2019 में, बाकी सारी भाग, उसके लिए भी मैंने काफ़ी मशक्क़त की, उसके बाद मुझे रोल पाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में भी वो स्ट्रगल चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका स्टैंडर्ड या लेवल और भी हाई होने वाला है। बिल्कुल। बात अभी आपने जैसा कि कहा, भाग के सारी भाग से आपकी शुरुआत हुई थी फिल्मों की, यानी पहली फिल्म और पहली भोजपुरी फिल्म भी आपकी वही है। तो फिल्मों पे चर्चा तो आगे हम करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आकाश राज आज एक एक्टर का तमगा जिनके ऊपर लग चुका है, बचपन में वो कैसे थे? बचपन में वो किस तरीके का शरारती बच्चा था और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से शुरू हुई आपकी? एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस जो है वो रायबरेली का है। तो मेरी स्कूलिंग आपकी अप टू 4th स्टैंडर्ड वो रायबरेली से हुई है। उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ। ही इज़ एन जूनियर इंजीनियर इन RES डिपार्टमेंट, सो ही इज़ एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो उनका जब लखनऊ ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी बाकी की स्कूलिंग या कॉलेजिंग यहीं से हुई है।
मेरा 10th स्टैंडर्ड मैंने SKD एकेडमी से किया है और 12th रानी लक्ष्मीबाई से किया है। और मैंने अपनी बाकी कॉलेज की लाइफ मैंने डिप्लोमा कर रखा है इन सिविल इंजीनियरिंग। ये मैंने SIMT से कर रखा है। ये देवा रोड पे स्थित एक संस्था है जिसका नाम है पूरा सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी है। सो मेरी बाकी अप टू 4th स्टैंडर्ड रायबरेली में हुई है और बाकी की स्कूलिंग और कॉलेजिंग लखनऊ से ही। तो ये जो ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर रहे थे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीट की, ये कब आपकी कंप्लीट हुई? ये मेरी कंप्लीट हुई 2019 में ही। 19 में, और पहली फिल्म भी 2019 में ही आई। तो ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आप तो सिविल डिप्लोमा कर रहे थे इंजीनियरिंग में, तो पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की आप कर रहे थे, फिर ये बिगड़ाव कैसे आया कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना आपका रुझान हो गया? ये रुझान कहाँ से पैदा हुआ? कि जो होता है कि क्लास में मास्टर कहते हैं कि बच्चा अब ये ग्रेजुएशन करके निकलेगा, ये क्लास ख़त्म करेगा और एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो होप तो ख़त्म हो गई मास्टरों के प्रति भी, और ख़ासकर जैसा कि आपने कहा कि पिताजी भी इंजीनियर हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ऐसे में जब एक घर में फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है तो बहुत उम्मीद होती है कि उसका बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में ही जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ दूसरी हो गई। तो ये कैसे शुरू हुआ रुझान फिल्मों के लिए? बेसिकली अगर मैं बात कहूँ तो मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था। मैं छोटे पर से ही गोविंदा सर के गानों पे नाचता आया हूँ, उनकी तरह कलाकारी करने की कोशिश की है। स्कूल्स एंड कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन हुआ मैंने हमेशा पार्टिसिपेट के लिए आगे अपना कदम बढ़ाया है। तो हमेशा से मैं बचपन से ही नाचता गाता था और वो चीज़ मेरा शौक़ कहिए या मेरी आदत कहिए, वो चीज़ देखते देखते कब पैशन में तब्दील हो गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैं हालांकि उस पर काम करता आया बचपन से, मैं डांस करता आया, मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता आया और धीरे धीरे देखते ही देखते वो चीज़ पैशन में कब तब्दील हो गई, मुझे कब पिक्चरों में ऑफ़र मिलने लगा, कब मैं धीरे धीरे फिल्म लाइन में आ गया, मुझे खुद को नहीं पता चला। बिल्कुल। तो ये तो 2019 में जो पहली फिल्म आई थी, यानी कि आप एक तरीके से कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, तो पहली फिल्म जो मिली आपको वो कैसे मिली, आप उस तक कैसे पहुँचे? Actually, there was a competition of Mirchi Fresher which was organized by Radio Mirchi itself. तो आपका ये डांस कंपटीशन था which was happen all over in India. तो इसका जो फिनाले था वो आपका मुंबई में होना था और जब ऑल ओवर इंडिया से आपके विनर सेलेक्ट किए जा रहे थे, हर एक स्टेट से एक विनर था। लाइक जैसे उत्तर प्रदेश से मैं विनर था, बाकी पंजाब से कोई और, जम्मू कश्मीर से कोई और। तो इस तरह जब विनर सेलेक्ट किए गए तो उनका फिनाले मुंबई में हुआ था। तो जब मैं मुंबई में गया तो मेरे चीफ गेस्ट जो थे वो बादशाह थे और उस कॉन्सर्ट की या उस फिनाले के जो कैमरामैन थे, सो मैंने उनसे थोड़ी सी अपनी लिंकिंग या बॉन्डिंग बनाई अच्छी। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं उनके पास जाके बैठता था और मैं अपनी फीलिंग शेयर करता था कि सर आई वांट टू बिकम एन एक्टर, प्लीज़ शो मी सम पाथ और डायरेक्शन टू सक्सेसफुल माई ड्रीम और कंप्लीट माई ड्रीम। तो मैं उनसे हमेशा बात करता था कि सर मुझे एक एक्टर बनना है, आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू। फिर वो फिनाले ख़त्म होने के बाद वो शूटिंग के लिए आए लखनऊ शहर में। तो उन्होंने मिर्ची फ्रेशर से मेरा डांस तो देखा ही था, तो डांस से ऑलमोस्ट वो इम्प्रेस थी। बाकी जब मैंने एक्टिंग की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि लाइक मैं शूटिंग के लिए आया हूँ लखनऊ, मैं आपके लिए एक फेवर ये कर सकता हूँ कि मैं आपके डायरेक्टर से मीटिंग करा सकता हूँ, बाकी रोल पाना या उससे रोल से कटना वो आपके ऊपर है, आप कैसे डील करते हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, इट्स इनफ फॉर मी, आप इतना कर दो, बाकी मैं देखता हूँ। सो एक दिन मैं ऐसे ही सेट पे गया, डायरेक्टर ने मुझे एट अ टाइम सडनली एक कंडीशन दे दी। जैसे ही मैं होटल में एंट्री किया उनके रूम में, उन्होंने एट द सीन मुझे एक कंडीशन दी कि लाइक सपोज़ आपकी मदर की डेथ हो गई है और आपको सडनली पता चला आप बाहर से आ रहे तो हाउ यू रिएक्ट। तो मैं वहीं पे लगे हाथ मैंने रिएक्शन दे दिया। मैं अपना सब कुछ भूल भुला के एक्टिंग में एकदम ढल के वो रोल समझ के करने लगा जो उन्होंने मुझे दिया, और वो इस एक्टिंग से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने फटाक से मुझे एक रोल ऑफ़र कर दिया। और जब उन्होंने वो रोल ऑफ़र किया तो शायद मुझे इतना पसंद किया गया उस रोल में लोगों के द्वारा, ऑडियंस के द्वारा, कि वो मूवी हिट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं भी हिट हो गया।
बिल्कुल, आप फ़िल्मों में आ चुके थे और बिल्कुल सही कहा आपने, वो मूवी बहुत हिट हुई और उसमें जो किरदार आपने निभाया, वो एक नेगेटिव रोल था, एक विलेन का रोल था और उसमें दर्शकों ने आपको बहुत पसंद भी किया। लेकिन अभी जिस सपने के शहर को आप देख कर आए थे, एक कॉम्पिटिशन के माध्यम से, अभी वो शहर शायद आपको पूरी तरीके से अपना नहीं पाया था और आपका ड्रीम कहीं न कहीं रहा होगा कि मुंबई जाने का, कि मुंबई जाते हैं, क्योंकि एक माहौल जो है सिनेमा का वो हमें उसी शहर में मिलता है, जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं। तो कब ऐसा लगा कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, ये आग कब आपके अंदर आई? एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। जब मैं कॉलेज डेज में था तो मेरा एक दोस्त था, शायद दोस्त से भी बढ़ के मैं उसे मानता था। तो मेरी उसकी बॉन्डिंग लाइक इतनी अच्छी थी कि चाहे पढ़ाई हो या स्टूडेंट लाइफ में घूमना फिरना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम साथ ही स्पेंड करते थे। पढ़ाई भी हमने साथ की, हमने घूमना फिरना भी साथ किया। लेकिन उसने लाइक दोस्ती के उस लेवल पे जाके मुझे चीट किया। चीट इन द सेंस उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तो उस ट्रस्ट के टूटने से मुझे शायद इतना ज़्यादा हर्ट हुआ, इतना धक्का लगा कि सबसे पहले मेरे अंदर आग जो आई वो यही आई कि ठीक है, अब तो इतना बड़ा एक्टर बनना है कि ये देखे कि इसने क्या चीज़ खोई है। तो कहीं ना कहीं वो शायद मेरी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट था, जो जिसको मैं अपनी जान से ज़्यादा शायद भरोसा करता था, जिसको अपने मन की फीलिंग शेयर करता था, उसने जो मेरा ट्रस्ट तोड़ा, शायद उस चीज़ का मुझे इतना धक्का पहुंचा कि मैंने सडनली ये डिसीज़न लिया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई भाग गया। कब आप मुंबई के लिए आपने कूच किया, मुंबई कब पहुँचे आप? मैं मुंबई गया था 2020 अगस्त में, जब आपका लॉकडाउन चल रहा था। यानी कि वो समय जब पूरा विश्व जो है एक महामारी से जूझ रहा था, तब आपने एक निर्णय लिया कि मुंबई जाना चाहिए। तो कभी आपको इसका फैमिली का सपोर्ट आपको रहा कि हाँ, घर वालों ने कहा कि नहीं ठीक है बेटा, तू जा मुंबई, जा अपने सपने को पूरा कर? कभी फैमिली सपोर्ट एकदम बेहतरीन रहा होगा, आई होप? फैमिली सपोर्ट रही बात, तो मेरे फादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं था मेरे ऊपर। इवन जब मैंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की या उनको अपनी इच्छा जाहिर की कि पापा दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो शायद तभी से वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। हालांकि मैंने शुरुआती काफ़ी निचले स्तर से की है एक्टिंग में। मैंने शुरुआत नुक्कड़ नाटक से की है, जो आपका रोड एंड स्ट्रीट्स में छोटे से नाटक होते थे, मैंने वहाँ से शुरुआत की है। वहाँ से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे यूट्यूब के लिए काम किया, फिर यूट्यूब के बाद धीरे धीरे मूवीज़ तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं फादर का सपोर्ट नहीं था। जब मैं जा रहा था मुंबई के लिए, निकल रहा था, तो मेरे घर पे अगर कोई सपोर्टिव है तो सबसे पहले मैं अपनी माता जी का, मम्मी का नाम लेना चाहूँगा। उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है इस एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने में। मेरी मम्मी का, मेरी बबली दीदी का और मेरे विजय भैया का, इन 3 पर्सन का सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरे एक्टिंग करियर को आगे परस्यू करने के लिए। तो जब मैं मुंबई गया तो जाहिर सी बात है, जैसा कि फादर का सपोर्ट था नहीं और फाइनेंशियली सिर्फ उन्हीं से ये हेल्प हो सकती थी। मेरे विजय भैया या बबली दीदी अभी उतना सेटल्ड नहीं है जैसा कि वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने उस टाइम पे जितना भी हुआ, आई थिंक देयर वाज समथिंग अराउंड 4000 रुपीज़ विच आई हैव, तो 4000 रुपये लेके शायद मैं मुंबई की तरफ अपना रुख मोड़ दिया और आगे अपनी जर्नी स्टार्ट की। एक वो समय जब काम नहीं मिल रहा था लोगों को, बिल्कुल सब कुछ बंद था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही थी। उस वक्त आपने निर्णय लिया कि मुंबई जाना चाहिए और अमाउंट आपके पास सिर्फ 4000 रुपये था। तो मुंबई जैसा शहर, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हम सुनते हैं कि मुंबई कभी भी किसी को यूं ही नहीं अपना लेता है और एक महंगा शहर भी है कहने के लिए। तो मुंबई जाने के बाद कैसे आपकी सिचुएशन रही वहाँ, कैसे आपने फिल्मों, क्योंकि आपने मुंबई पहुँचने के बाद लगभग 3 से 4 वेब सीरीज आपने कर ली हैं, तो वो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, जिससे कहते हैं कि फिल्मों में एंट्री करना, तो वो शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपने इस चीज़ को मैनेज किया कि आप गए हैं वहाँ पर, आपको कोई नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं कि काम मांग रहे हैं कि मुझे काम चाहिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा, काफ़ी ऐसे दिन देखने पड़े जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि शायद ज़िंदगी मुझे ऐसे दिन दिखाएं। तो मैंने मुंबई में शुरुआत के दिनों में
काफ़ी दिन ऐसे जाते थे मेरी लाइफ में जब मैं बिना खाना खाए सो जाता था। जब मेरे घर से कॉल आती थी मेरी मम्मी की या मेरी बबली दीदी विजय भैया की, तो मैं उनको झूठा एक सेटिस्फेक्शन देता था कि हाँ खाना खाया है, पैसे हैं एंड ऑल। लेकिन सच ये था कि कई रातें ऐसी गुजरती थी जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे और मैं सो जाता था ऐसे ही बिना खाना खाए। फिर धीरे धीरे मैंने और जॉब्स करनी शुरू की क्योंकि फाइनेंशियली दिक्कत थी और फादर का सपोर्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात थी, लाजमी थी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो मैंने धीरे धीरे और जॉब्स करना शुरू की। मैंने मॉर्निंग में इवन न्यूज़पेपर्स तक बांटे हैं। फिर जब मुझे थोड़े से पैसे मिलने शुरू हुए तो मैंने फिर एक प्रॉपर पीजी लिया मुंबई में। फिर मैं और जॉब्स करने के बाद, जैसे न्यूज़पेपर बांटना या कोई भी और जॉब्स हुई, करने के बाद मुझे जब भी समय मिलता था मैं प्रोडक्शन हाउसेस निकल जाता था या कास्टिंग डायरेक्टरों से मिलने चला जाता था काम मांगने के लिए। कई दिन ऐसे भी गुजरे हैं कि जब मैं फिल्म सिटी के बाहर ऐसे ही खड़ा रहता था सुबह शाम, जो भी पहला शख्स बाहर निकलता था फिल्म सिटी से, मैं उसके सामने बोलने लगता था कि सर मैं एक्टर हूँ, मुझे काम मिलेगा क्या, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। तो ऐसे करते करते कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते, प्रोडक्शन हाउस में घूमते घूमते एक पर्सन थे अरबाज खान, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे पहला रोल पाने के लिए अप्रोच किया। मेरी पहली जो वेब सीरीज़ थी मुंबई में वो कॉल माई एजेंट थी, जिसमें मेरा एक वेटर का किरदार था। तो उस रोल के लिए अरबाज जी ने मुझे अप्रोच किया और वो रोल मिलने के बाद मेरी टाइम की पंक्चुअलिटी देख के, मेरा काम देख के, मेरी ईमानदारी देख के शायद मेरे रास्ते खुल गए और मुझे काम फिर मिलने लगे मुंबई में। तो धीरे धीरे मुंबई ने अब अपनाना या शुरू कर दिया था मुझे। बिल्कुल, मुंबई ने अपनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जो पहली वेब सीरीज आई, जैसा कि आपने बताया कि उसमें आपका किरदार था वेटर का किरदार। कई बार एक्टर क्या करता है कि जो अभिनय करता है वो पर्दे पर वो जो किरदार निभा रहा होता है, तो वो कहीं से इंस्पायर होता है कि उसने किसी को देखा, वहाँ से इंस्पायर होकर उसने उस किरदार को निभाया। आपका जो ये रोल था, पहली वेब सीरीज़ थी, तो इस रोल के लिए आप कहाँ से इंस्पायर हुए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी और जॉब्स की हैं मुंबई में, तो उन और जॉब्स में कहीं ना कहीं ये भी एक थी। मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट पे 1.5 महीने काम किया था एज एन वेटर। तो कहीं ना कहीं शायद ये उस रोल से इंस्पायर था। बाकी मैं मेहनत तो करता था कि मुझे कल कोई कैसा भी रोल मिल जाए, मुझे कम्प्लीटली ढल के बिल्कुल उसी तरह एक्ट करना है। मैं तैयार हमेशा रहता था, लेकिन ये जो मेरा रोल था कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर था। तो ये तो काफ़ी मतलब अच्छी बात भी कह सकते हैं और काफ़ी कहते हैं कि जो कुछ होता है सही के लिए भी होता है। शायद उस किरदार को आपने असल ज़िंदगी में ना निभाया होता तो हो सकता है कि उतनी अच्छे से आप उस किरदार को न जी पाते कहीं ना कहीं। हाल फिलहाल में आप इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में शूटिंग चल रही है आपकी फ़िल्म की, भोजपुरी फ़िल्म की। तो लखनऊ जब आपका आना हुआ है तो पिताजी का, जैसे कि आपने कहा, सपोर्ट नहीं रहा। उस वक्त तो आप भाग कर गए थे मुंबई, पिताजी से बात भी नहीं होती थी, घर वालों से बात होती थी। अभी लखनऊ आ चुके हैं तो शूटिंग से टाइम निकाल कर यहाँ तो आना हुआ है, घर जाना हुआ है, पिताजी से बात हुई है आपकी? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं गया जब घर, तो सबका रिएक्शन काफ़ी इमोशनली था। काफ़ी सब इमोशन हो गए। मेरे जो बड़े भैया विजय भैया या बबली दीदी, मम्मी, ये सब काफ़ी इमोशनल हो गए मुझे देख के कि मैं इतने टाइम बाद आया हूँ घर। लेकिन इतना काम करने के बावजूद कहीं ना कहीं फादर का आज भी सपोर्ट नहीं था। वो आज भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं या गवर्नमेंट जॉब को ले लूं, लेकिन उसमें मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं था। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मेरा कभी मन था ही नहीं उन सब में। तो मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था और फादर, इतने काम करने के बावजूद फादर का मेरे सपोर्ट नहीं है आज भी। बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि हवाओं का रुख हमेशा एक जैसा नहीं होता है, तो ये रुख भी बदलेगा और चीज़ें और भी आसान होने लगेंगी। लखनऊ में है, लखनऊ में शूटिंग चल रही है, तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पहली जो आपकी फ़िल्म थी, भोजपुरी फ़िल्म भाग के सारी भाग, उसमें आपका जो किरदार था वो एक विलन का किरदार था, जिसमें दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया। तो क्या एक बार फिर से दर्शक आपको एक विलन के किरदार में ही इस फिल्म में दिखने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली
मुझे हाँ ये बात सच है कि भाग के सारी भाग में जो मैंने विलन का रोल किया तो शायद ऑडियंस का प्यार इतना मिला उस कैरेक्टर के लिए कि शायद लोगों ने मुझे विलन के ही रूप में देखना चाहा, तो इसीलिए मुझे विलन्स के रोल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफर होते थे। लेकिन ये जो जो मूवी मैं अभी कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं लखनऊ शूटिंग के लिए आया हूँ, loveviva.com, तो उसमें जो है वो मेरा सीनियर का किरदार है। लाइक प्रदीप पांडे और आम्रपाली दुबे जी ये दोनों मेन लीड में हैं, तो मैं प्रदीप पांडे जी के सीनियर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे स्ट्रगलिंग डेज में कुछ नाम थे जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। यानी कि जब आप वेब सीरीज में काम कर रहे थे, जिस वक्त मुगल में काम कर रहे थे और जैक्सन में काम कर रहे थे, उस वक्त की बात बता रहे हैं आप? मैं उससे पहले की भी बात मतलब ये चीज़ है कि लाइक मुझे स्टार्टिंग से ही जब भाग के सारी भाग मैंने की थी, वहीं से मुझे कुछ लोगों का सपोर्ट या इतना अच्छा डायरेक्शन मिला कि मैं उनके बताए हुए रास्तों पे चलने लगा और शायद मुझे धीरे धीरे मंजिल मिलने लगी। उनमें सबसे पहला नाम न्यूटन रॉय और आपका फिर बीरेन शाह या मिस्टर अनिल जी, इन लोगों का सपोर्ट इतना रहा है। बाकी इन लोगों ने भी शायद काफ़ी स्ट्रगल किया है, इसलिए वो मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे, इसलिए मुझे शायद इतने अच्छे ऑफ़र दे रहे हैं। तो ये मेरी जो सेकंड मूवी है ये भी मुझे अनिल जी ने ही ऑफ़र की है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये रोल जो मैं सीनियर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन देखते हैं। बिल्कुल, दर्शक बिल्कुल उम्मीद कर रहे होंगे कि इस बार जब आप नए किरदार में उनके सामने पेश होंगे तो जो प्यार आपको पहली फिल्म का मिला था, भोजपुरी फिल्म का, वही प्यार दर्शक आपको फिर से ज़रूर देंगे। और जब दर्शकों की बात हो रही है, जब उन लोगों की बात हो रही है जो लगातार सिनेमा देखते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सिनेमा पर अपने आप को खुद को देखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आपका कोई सिनेमा का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आप खुद की काबिलियत और दम पे संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सिनेमा को जब आपने करीब से देखा, मुंबई में भी आप काफ़ी समय से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो क्या वहाँ पे इस चीज़ को आपने महसूस किया कि वाकई में नेपोटिज्म जैसा कुछ है वहाँ पे, जिससे कि जो नॉन बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए एक अलग सिचुएशन होती है, जबकि जो फिल्मी बैकग्राउंड से उनके लिए एक अलग सिचुएशन है? जितना कि आनंद जी मैंने इस इंडस्ट्री को करीब से देखा है, तो कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म की बात सच है। फिर वो चाहे आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या पॉलिटिक्स हो, ये नेपोटिज्म की बात कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने इंडस्ट्री को देखा है, तो मैंने ये चीज़ काफ़ी करीब से महसूस की है कि हाँ, नेपोटिज्म का यहाँ पे क्या कहते हैं, सिक्का चलता है। अगर आपके कोई भी सेट पे कोई न्यू कमर्स है जो आया है रोल के लिए, तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट ही देते हैं कि लाइक हाँ, मतलब कि ये न्यू ज्वाइनी है या मतलब नया है, तो उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन उसी की ठीक जगह अगर आपके कोई स्टार किड आ जाते हैं, तो ईच एंड एवरीबडी ऑन द सेट ट्रीट हिम लाइक ही इज़ एन ऑलरेडी सुपरस्टार। वो पहले से ही उन्हें ऐसा ट्रीट करने लगते हैं कि लाइक वो पहले से ही सुपरस्टार डिक्लेयर्ड है, भले उन्होंने कोई मूवी की हो या ना की हो। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी करीब से देख रखी है। तो हाँ, ये चीज़ चलती है आनंद जी कि नेपोटिज्म की बात उठती है। बिल्कुल। और जब नेपोटिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं है कुछ, जैसा कि आपने कहा कि है, तो कितना भी हो, कम ज़्यादा हो, अलग चीज़ है। ऐसे में जब एक व्यक्ति कोई अपने सपनों को लेकर आगे चल रहा होता है, तो एक सपोर्ट तो होता है उससे फैमिली का, जो उसे घर परिवार से सपोर्ट मिलता है। लेकिन चूँकि हर समय फैमिली या परिवार हर समय उसके साथ नहीं होता है, तो ऐसे में जो एक दोस्त का एरिया होता है जो हमारे आसपास चल रहा होता है, वो एरिया कितना महत्वपूर्ण रखता है हमें अपने सपनों को पाने में। क्योंकि कई बार होता है कि अगर अच्छे दोस्त हैं तो हमें कुछ अच्छे थॉट्स आते दिमाग में, लगता है कि हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल अगर हमें 4-5 बार ये बोल देते हैं कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो स्किल नहीं है, तो कई बार हम अपनी होप खो देते हैं। तो ये जो फ्रेंड जोन है हमारा, इसका हमारे सपनों को पाने में, हमारी लाइफ में क्या रोल रहता है आपके हिसाब से? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक आपके बहुत अच्छे मित्र थे जिन्होंने जिस तरीके से चीट किया, उसके बाद आपने ये आपके अंदर एक आ गई कि मुझे अपने सपने को पाना है और करके दिखाना है। तो इसका रोल कितना होता है फ्रेंड जोन में हमारी लाइफ में? देखिए, फ्रेंड जोन किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। फिर वो चाहे अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो या जॉब लाइफ में हो या ज़िंदगी की लड़ाई में हो, आपका जो फ्रेंड सर्किल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मैं कहना चाहूँगा कि शायद सबसे ज़्यादा, क्योंकि
फैमिली से आप हर वो बातें कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर सकते हैं जो आप एक दोस्त से खुल के कर सकते हैं। और एक और चीज़ है आनंद जी की लाइक अगर आपके आसपास फ्रेंड सर्कल या आपके दोस्त अच्छे होंगे तो वो आपको आइडियाज़ या सजेशन भी वो अच्छे देंगे क्योंकि उनकी थिंकिंग अच्छी होगी। वहीं आप देखिए तो अगर किसी आप गुंडे मवाली के साथ बैठेंगे तो उसकी सोच कहीं ना कहीं, उसके सजेशन कहीं ना कहीं उसी तरह लोअर स्टैंडर्ड के होंगे। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि लाइक इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विथ 4 ऑफ द सक्सेसफुल पीपल देन देयर विल बी 99% चांसेस दैट 5th सक्सेसफुल पर्सन इज़ यू। सो ये बात कहीं ना कहीं सच है कि अगर आप किसी अच्छे लोगों के बीच में बैठते हो या रहते हो तो आपको थॉट्स भी अच्छे आते हैं और आपको सही डायरेक्शन भी मिलती है, आप भटकते नहीं हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरी भी फ्रेंड सर्किल पहले काफ़ी गंदी थी, मैं ऑनेस्टली ये बात कहूँगा कि क्योंकि आपको गलत चीज़ें क्या होता है अट्रैक्ट करती हैं। भले वो कुछ ही समय के लिए आपको अच्छा लगे लेकिन वो टेम्पररी खुशी रहती है आपकी, वो परमानेंट नहीं रहती हैं। तो वो टेम्पररी खुशी के पीछे शायद मैंने भागा कि मैंने गलत सर्किल, फ्रेंड सर्किल चूज़ की अपनी। शायद मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। मैं कहीं ना कहीं एक्टिंग कैरियर से अपने कट रहा था, मैं वहाँ पे समय ही नहीं दे पाता था। शायद मैं उनके साथ घूमने फिरने में या उनके साथ गलत कामों में इतना इन्वॉल्व रहता था कि मुझे सही काम और गलत कामों में अंतर ही नहीं पता चलता था। तो फ्रेंड जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। इनफैक्ट मेरे उसके अलावा कुछ दोस्त भी अच्छे हैं जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मैं एक उस शख्स का नाम लेना चाहूँगा जिसने मेरी लाइफ में हर वक्त स्टैंड लिया। इवन सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, मेरे भी लाइफ में जाहिर सी बात है काफ़ी आए। तो मैं जब हिम्मत हारा या जब मैंने होप खोई तो हमेशा एक शख्स था जो मेरे साथ खड़ा रहा और उसने मुझे एक हिम्मत दी, एक नए इंथुजियाज्म के साथ एक नई एनर्जी हमेशा देने की कोशिश की। ही ऑलवेज ट्राई टू पुश मी इन अ फील्ड ऑफ सक्सेस। तो वो हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है। उन शख्स का नाम है जावेद अख्तर अंसारी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, चाहे वो फिर मॉरल सपोर्ट हो या किसी भी तरह का। तो बाकी भी और भी कुछ नाम है लाइक ब्रिजेश, गौरव, टीपू, इन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे अंदर। तो फ्रेंड जोन काफ़ी मैटर करती है आपकी लाइफ में। बिल्कुल, अगर हमारे साथ अच्छे दोस्त हैं तो एक मोटिव मिलता है हमें कि हमें कोई काम करना है तो बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शकों में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिनेमा की पढ़ाई कर रहे होंगे या सिनेमा पर आना चाहते होंगे, वो भी खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी में एक प्रॉब्लम है कि हम चमक धमक तो देखते हैं लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो हम शायद नहीं देख पाते हैं। तो आपने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा है और इसको बेहतर तरीके से महसूस भी किया है, चूँकि आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से भी हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे दर्शक जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एक्टिंग की, सिनेमा की, तो वो लोग कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि उनकी होप ख़त्म ना हो और वो अपने सपनों को भी पूरा कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों के दिमाग से एक मिथ निकालना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे एक्टिंग फील्ड इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, मुझे इस लाइन में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि इसमें स्टारडम एक बहुत है, एक नाम है, पैसा है, शोहरत है, मतलब काफ़ी ये सारी चीज़ें हैं। तो वो कहीं ना कहीं चमक धमक या फेम लाइट देख के आते हैं एक्टिंग फील्ड में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप अपने आप को पहचानो कि वाकई आपका पैशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आप भी जानते होंगे कि डेली की डेली आपकी लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग जाते हैं मुंबई स्ट्रगल करने, लेकिन शायद उनमें सपने कुछ ही लोगों के पूरे होते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं ये वही लोग हैं जिनका वाकई में पैशन एक्टिंग है, जो वाकई इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं, वाकई इस चीज़ को दिल से करना चाहते हैं। बहुत सारे बाकी होते हैं जो बिना किसी प्लानिंग के लिए कि हाँ यार मुझे एक्टर बनना है, चलो मुंबई चल के एक बार ट्राई मारते हैं, ये हुआ तो हुआ, नहीं तो कुछ और देख लेंगे ज़िंदगी में। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। शायद वही लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बी प्लान है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं सच है कि शायद उनके पास फिर एक ये रहता है कि लाइक अगर ये नहीं हो पाया तो वो हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी से भी उस काम को करते हैं। वो एक्टिंग भी उसको ये सोच के करते हैं कि चलो मैं ट्राई ही तो कर रहा हूँ यार, मुझे पूरा जोर लगा के थोड़ा करना है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी, हुआ तो हुआ, वरना वहाँ पर मेरे लिए प्लान भी है ही। तो शायद इसीलिए वो फेल होते हैं। और बाकी जो आपके, पहली चीज़ तो यही है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। आप अपने आप को पहले टाइम दो, वाकई कंफर्म कर लो कि हाँ मतलब मैं क्या यही करना चाहता हूँ। अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो कि क्या मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ।
और फिर उसके बाद आपको कभी भी मुंबई ऐसे नहीं जाना है, आपको एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाना है। आप पहले प्लान करो, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर पे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, तो लेकिन मेरे फादर का सपोर्ट नहीं था, तो फाइनेंशियली मुझे काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, मुझे काफ़ी और जॉब्स करने पड़े पैसे के लिए। तो मैं इसके लिए यही बताना चाहूँगा कि आप ऐसे ना चलें। सबसे पहले जो भी कलाकार हैं जो मुंबई जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी सिटी में थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें। जितना हो सके वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि आपको रंगमंच का अनुशासन ही आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वो आपकी एक्टिंग को इतना पॉलिश कर देगा कि मतलब आप एक परफेक्ट हो जाओगे, लाइक इतना तक हो जाओगे कि आपको मुंबई जाने के लिए वो तैयार कर देगा। तो आप एक प्रॉपर प्लान के लिए जाओ। और जैसा कि मेरे फादर का सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक बैकअप लेके ज़रूर चलिए। वो गौरतलब बात है कि आपको लाइक प्लान बी, जैसा कि मैंने कहा कि प्लान ए प्लान बी रख के नहीं चलना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन के चलते मैंने जो परेशानियाँ झेली, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपको वो दिन देखना पड़े। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, जिनका फैमिली स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा पैसों के मामले में। आप पहले घर पे परमिशन लो या घर पे अच्छे से बात करो, अपनी इच्छा जाहिर करो एक्टर बनने की, उसके बाद फैमिली के अकॉर्डिंग बात करो और फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करो। बाकी अगर आपकी मेहनत अगर ईमानदारी से आपने की है और आपने शिद्दत से चाहा है उस चीज़ को, तो एक ना एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलनी है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर हम मेहनत से करते हैं और एक ही चीज़ पे लगन लगा के करते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी मिलती है। आकाश राज को तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ ये हैं और हमें इस तरीके से बनना है, लेकिन आकाश राज किसे फॉलो करते हैं और वो किसकी तरीके बनना चाहते हैं? मैं एक्चुअली आइडल जिनको मानता हूँ एक्टिंग में, वो रणवीर सिंह जी को मानता हूँ। उनकी एक्टिंग स्किल या उनकी डांसिंग का ये मैं फ़ैन हूँ उनका। लाइक मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है, जब वो पद्मावत नाम की एक मूवी कर रहे थे, तो वो खिलजी के रोल में इतना ढल गए थे या मतलब इतना घुस गए थे उस किरदार में कि उन्हें उस रोल से बाहर निकलने के लिए साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी। वो मतलब रियलिटी में अपने आप को खिलजी समझने लगे। जैसा कि मैं बॉलीवुड अपडेट्स देखता रहता हूँ, तो मुझे इन्हीं न्यूज़ से पता चला था कि लाइक वो खिलजी के रोल में इतना ढल गए थे कि वो अपने आप को रियल खिलजी समझने लगे थे। उनका सेट पे बिहेवियर, घर पे बिहेवियर कहीं ना कहीं खिलजी की तरह रूड होने लगा। वो अपने मम्मी पापा से भी रूडली बात करने लगे। तो अगर कोई भी आपका कलाकार इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को पाने के लिए लगा हुआ है या इतनी शिद्दत से कोई चीज़ करता है, तो मेरे लिए उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जाते जाते हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो आपकी लिस्ट में कई सारे फिल्मों के नाम हैं, लेकिन दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो अपने पसंदीदा कलाकार को किन और फिल्मों में देखने वाले हैं, किन और वेब सीरीज में देखने वाले हैं? वैसे आनंद जी, कभी मैंने लिस्ट तो नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जो मेरे दिमाग में इस समय नाम हैं जो मेरे आने वाली वेब सीरीज़ या मूवीज़ के हैं, मेरी अभी जैसे कि जो रिसेंटली मैं लखनऊ में शूट कर रहा हूँ loveviva.com, ये है आपकी। और वेब सीरीज़ में आपकी कॉल माई एजेंट मैंने की है दिया मिर्ज़ा जी के साथ, और मुगल मैंने की है डिनो मोरे जी के साथ, और आपकी जैक्सन की है। तो ये ऑन रिलीजिंग डेट्स पे हैं सब। हुड़दंग भी उनमें से नाम एक है, जो कि मैंने सनी कौशल जी के साथ की है। तो ये कुछ नाम है जिन पे आने वाली मूवी पे आप मुझे देख सकते हैं। बिल्कुल, तो आने वाले समय में दर्शक इन सभी फिल्मों में और कुछ वेब सीरीज में भी, वो सभी में अपने पसंदीदा कलाकार को आप देख पाएंगे। और आई होप जैसा आपने प्यार, दर्शकों ने जैसा प्यार उनकी पहली फिल्म भाग खेसारी भाग को दिया था, वैसा ही और उससे ज़्यादा प्यार देखने को मिलेगा। तो बहुत ही शुभकामनाएं आपकी इस नई फिल्म के लिए, और हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अलॉट, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। NV News, a ray of positivity.